कभी सोचा है कि आप सुबह उठें और पास के किसी खेत में जहां कल तक सिर्फ फसल थी, वहां आज एक विशाल ज्यामितीय आकृति बनी हुई हो? और कोई शोर नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं देखा? बिल्कुल। बस रातों रात एक रहस्य तैयार। ये है क्रॉप सर्कल्स, और सबसे अजीब बात ये है कि ये ज्यादातर इंग्लैंड के एक खास इलाके विल्शायर में ही दिखते हैं। हाँ, जहाँ स्टोनहेंज जैसी प्राचीन और रहस्यमयी जगहें हैं। तो सवाल साफ है, इन्हें बना कौन रहा है? क्या ये किसी दूसरे ग्रह से आए प्राणियों का कोई संदेश है, या ये कुछ बेहद प्रतिभाशाली कलाकारों की शरारत है? आज हम इसी पहेली की हर परत को खंगालने की कोशिश करेंगे। हाँ, और आज की हमारी पड़ताल का आधार एक डॉक्यूमेंट्री है जो इस रहस्य से जुड़े हर किरदार से हमें मिलवाती है। हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं, बल्कि उन कड़ियों को जोड़ना है जो अक्सर छूट जाती हैं। मतलब हम देखेंगे कि कैसे एक ही घटना किसी के लिए आस्था का प्रतीक है, तो किसी के लिए रोज की कमाई का नुकसान, और किसी के लिए एक वैज्ञानिक चुनौती। हम धोखे के सबूतों से लेकर उन घटनाओं तक जाएंगे जिनका विज्ञान के पास भी सच कहूं तो कोई जवाब नहीं है। तो चलिए फिर बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ये क्रॉप सर्कल्स असल में हैं क्या? देखिए, जैसा नाम से ही पता चलता है, ये फसलों के बीच बने डिजाइन हैं। कुछ बिल्कुल सादे गोल घेरे होते हैं, और कुछ इतने विशाल और जटिल कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इन्हें इंसानों ने बनाया होगा। और जैसा हमने कहा, इनका गढ़ है दक्षिणी इंग्लैंड का विल्टशायर। हाँ, वहाँ एवीब्री, डेवाइजेज और पूजी गांवों के बीच का जो इलाका है, वो तो इनका हॉटस्पॉट माना जाता है। और इसी आकर्षण ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी, जैसे वो फिलिप थे। हाँ, फिलिप का किस्सा तो कमाल का है। वो पेरिस में थे, अच्छी खासी कॉर्पोरेट नौकरी, लेकिन इन सर्कल्स के जुनून में सब कुछ छोड़कर विल्टशायर आ गए। और अब अपनी पूरी जिंदगी इनकी तस्वीरें खींचने और इन्हें समझने में लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जमीन पर खड़े होकर आप इनकी भव्यता का अंदाजा लगा ही नहीं सकते। जब आप इन्हें हवा से ऊपर से देखते हैं, तब पता चलता है कि ये कितनी विशाल और सटीक कलाकृतियां हैं। जैसे धरती खुद कुछ कहना चाह रहे हो? एक तरह से हाँ। हवा से देखने का नजरिया, ये बात दिलचस्प है, लेकिन क्या ये कोई नई घटना है? मुझे तो हमेशा से लगता था कि ये पिछले कुछ दशकों में ही शुरू हुई है। बिल्कुल नहीं, और यही बात इसे और रहस्यमयी बनाती है। इसका जिक्र 1678 के एक दस्तावेज में भी मिलता है। 1678? मतलब 300 साल से भी ज्यादा पहले? हाँ, और उसमें इसे शैतान की कटाई कहा गया था। मतलब लोग सदियों से इसे देख रहे हैं और अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध वाला किस्सा भी तो था एक। हाँ, वो भी बड़ा मजेदार है। जर्मन पायलटों ने जर्मनी के ऊपर उड़ते हुए खेतों में ऐसे ही घेरे देखे, तो उन्हें लगा कि ये ब्रिटिश वायुसेना के लिए कोई खुफिया कोड संदेश है। मतलब हर जमाना अपनी समझ के हिसाब से इसे एक मतलब दे देता है, शैतान से लेकर जासूसी तक। यही बात। और एक नजरिया इसे और भी गहरा बनाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये घटनाएं महज संयोग नहीं हैं। उन ऊर्जा धाराओं वाली बात? हाँ, विल्टशायर का ये इलाका धरती की दो खास ऊर्जा धाराओं का संगम माना जाता है, जिन्हें ले लाइन्स भी कहते हैं। तो इस नजरिए से देखें तो क्रॉप सर्कल्स किसी आधुनिक पहेली के बजाय एक प्राचीन रहस्य का हिस्सा बन जाते हैं। तो ऊपर हवा से देखने पर ये एक आध्यात्मिक कलाकृति लगती है जो प्राचीन ऊर्जा से जुड़ी है। लेकिन चलिए अब जमीन पर उतरते हैं, जहां एक किसान खड़ा है, और उसके लिए ये कला नहीं बल्कि उसकी मेहनत की बर्बादी है। हाँ, और ये इस कहानी का सबसे बड़ा टकराव है। टिम कार्सन नाम के एक किसान हैं। उनकी जमीन पर अब तक 120 से ज्यादा क्रॉप सर्कल्स बन चुके हैं। 120? हाँ, जब 1990 के दशक में ये सब शुरू हुआ तो उन्हें इसमें एक मौका दिखा। उन्होंने टी-शर्ट बेची, लोगों को हेलीकॉप्टर से सर्कस दिखाए और हजारों पाउंड कमाए भी। लेकिन ये तो अच्छी बात थी, फिर दिक्कत कहाँ से शुरू हुई? दिक्कत तब शुरू हुई जब भीड़ बेकाबू हो गई। पर्यटक आते, उनकी फसल रौंदते, बाढ़ तोड़ देते, कचरा फैला जाते। ऊपर से हर एक सर्कल पर उन्हें 700 से 1400 पाउंड तक का सीधा नुकसान। ये तो बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे उनका सब्र जवाब दे गया। अब आलम यह है कि जैसे उनके खेत में कोई सर्कल बनता है, वो उसे तुरंत ट्रैक्टर चलाकर मिटा देते हैं। उनकी हताशा तो समझी जा सकती है, उनके एक गेम कीपर का गुस्सा तो बहुत जायज लगता है। हाँ, जब वो कहते हैं कि अगर मैं आपके बगीचे में घुसकर आपकी सबसे कीमती चीज बर्बाद कर दूं, उसकी तस्वीरें खींचूं, उससे पैसे कमाऊं, और आपको 1 रुपया भी ना दूं, तो आपको कैसा लगेगा? ये तो सीधी सीधी गुंडागर्दी है। और यहीं पर कहानी का दूसरा पक्ष सामने आता है, क्रॉप हंटर्स और शोधकर्ता। हाँ, उनके लिए तो एक रेस है।
बिल्कुल। मोनिक क्लिंकनबर्ग जैसी शोधकर्ता के लिए टिम का ट्रैक्टर चलाना समय के खिलाफ एक दौड़ है। वो चाहती हैं कि सर्कल नष्ट होने से पहले वो उसकी जांच कर लें। वो ड्रोन उड़ाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर से रीडिंग लेती हैं, सैंपल इकट्ठा करती हैं। वो सबूत ढूंढ रही हैं कि क्या ये इंसानी करतूत है या कुछ और। हाँ, और इस टकराव के बीच चार्ल्स मैलेट जैसे लोग भी हैं जो एक कैफे चलाते हैं और क्रॉप हंटर्स की मदद करते हैं। वो अपने कैफे में एक नक्शा लगा कर रखते हैं जिस पर नए बने सर्कल्स की लोकेशन बता दी जाती है। और इन पर्यटकों का क्या? लाखों लोग हर साल सिर्फ इन्हें देखने आते हैं। उनके लिए इसका क्या मतलब है? उनके लिए ये एक अनुभव है। कुछ लोग कहते हैं कि सर्कल्स के अंदर घुसते ही उन्हें एक खास तरह की एक ऊर्जा महसूस होती है, शांति मिलती है। या कभी-कभी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हाँ, डॉक्यूमेंट्री में फ्रांसीसी टूरिस्ट ग्रुप को दिखाया गया है जो इसे एक आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा मानते हैं। वो वहां बाकायदा सेरेमनी करते हैं, ध्यान लगाते हैं। उनके लिए ये सिर्फ सुंदर डिजाइन नहीं है, बल्कि पवित्र प्रतीक है। हाँ, जो ब्रह्मांड से जुड़ने का एक जरिया है। एक मिनट, इन सब रहस्यमयी बातों, आध्यात्मिक यात्राओं और ऊर्जा की थ्योरी के बीच क्या ये मुमकिन नहीं कि ये सब कुछ बस कुछ शरारती और बेहद होशियार लोगों का काम हो? मुझे याद है कुछ लोगों ने तो दावा भी किया था इसे बनाने का। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया, और यही इस पहेली का सबसे बड़ा हिस्सा है, धोखे का सिद्धांत। 1991 में डग और डेव नाम के दो बुजुर्ग कलाकारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सब कुछ चौंका दिया था। हाँ? उन्होंने दावा किया कि पिछले 15 सालों में उन्होंने ही 100 से ज्यादा क्रॉप सर्कल्स बनाए हैं। ये खबर तो आग की तरह फैल गई। तो मतलब पहेली सुलझ गई, ये सब इंसानों का ही काम था। ऐसा लगा तो था, लेकिन कहानी में एक मजेदार मोड़ आया। जिस साल डग और डेव ने रिटायरमेंट की घोषणा की, उस साल पहले से भी ज्यादा सर्कल्स दिखे। और कहीं ज्यादा जटिल और शानदार। तो सवाल खड़ा हो गया कि क्या सिर्फ वही दो लोग ये सब बना रहे थे, या उन्होंने सिर्फ शोहरत के लिए दावा किया था। तो क्या कोई तरीका है जिससे असली और नकली सर्कल में फर्क किया जा सके? शोधकर्ता मानते हैं कि है। उनका कहना है कि जब कोई इंसान लकड़ी के तख्ते और रस्सी से फसल को दबाता है तो पौधों के तने एक खास तरीके से टूटते हैं। वो उसे क्रंच क्रंच साउंड कहते हैं। अच्छा। जबकि जो रहस्यमयी सर्कल्स हैं उनमें पौधे टूटने के बजाय 90 डिग्री पर मुड़े होते हैं, जैसे उन्हें किसी ने भाप देकर मोड़ा हो। लेकिन क्या ये क्रंच क्रंच वाली बात थोड़ी ज्यादा सरल नहीं है? हो सकता है जो लोग इन्हें बनाते हैं वे अब इतने माहिर हो गए हों कि ऐसे निशान छोड़ते ही ना हो। ये भी एक मजबूत तर्क है। डॉक्यूमेंट्री में एक टीम ने सिर्फ कुछ तख्तों और रस्सी की मदद से 8 घंटे में 50 मीटर का एक बहुत ही विश्वसनीय सर्कल बना भी दिया। तो मतलब ये हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन यहाँ 2 सवाल उठते हैं। पहला, ये काम दिन के उजाले में 8 घंटे में हुआ, तो रात के कुछ घंटों के अंधेरे में बिना कोई निशान छोड़े इससे भी कहीं ज्यादा जटिल सर्कल कैसे बन जाते हैं? ये तो है। और दूसरा, माइकल ग्लिकमन जैसे शोधकर्ता जो सालों से इस पर काम कर रहे हैं, उनका अनुमान है कि करीब 90% सर्कल्स इंसानों ने ही बनाए हैं, लेकिन 5 से 10% ऐसे हैं जिनका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं मिलता। तो चलिए अब उन रहस्यमयी 10% की बात करते हैं। वो क्या चीजें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते? सबसे पहली और सबसे ज्यादा चर्चित चीज है रोशनी के गोले या बॉल्स ऑफ लाइट। हाँ, वो 1996 का ओलिवर्स कैसल वाला वीडियो। बिल्कुल, जिसमें रात के अंधेरे में रोशनी के कुछ छोटे छोटे गोले हवा में तेजी से उड़ते हुए दिखाई देते हैं और फिर उनके ठीक नीचे खेत में एक जटिल सर्कल बन जाता है। ये वीडियो तो जाहिर है बहुत विवादास्पद होगा। कोई कहता होगा असली है, कोई नकली। हाँ, इस पर आज तक बहस जारी है, लेकिन दर्जनों लोगों ने जो एक दूसरे को जानते तक नहीं ऐसी ही रोशनियां देखने का दावा किया है। एक बार तो मैक्सिको की एक टीवी टीम इन्हें लाइव रिकॉर्ड करने आई थी। अच्छा। पूरी रात इंतजार करती रही, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। ये तो किस्मत का खेल है, बेचारी टीवी टीम। और मजेदार बात यह है कि उनके जाने के ठीक बाद उसी रात आसमान में वैसी ही रोशनियां दिखाई दी। अरे वाह! ये तो हुई देखने की बात। कुछ लोगों ने इसे बहुत करीब से महसूस भी किया है। एक व्यक्ति ने अपना अनुभव बताया कि उसे लगा जैसे उस पर बिजली का एक लिफाफा उतर आया हो। बिजली का लिफाफा? हाँ, उसके आसपास की दुनिया की सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं और फिर उसके सामने एक रोशनी का गोला प्रकट हुआ। ये सुनने में ही बहुत अजीब है। और वो एक बहुआयामी आवाज का भी जिक्र था। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, एक और व्यक्ति ने बताया कि उसने अपने चेहरे के ठीक सामने एक अदृश्य चीज से आती धड़कन जैसी आवाज सुनी। वो कहते हैं कि ये बहुआयामी थी, जैसे कोई बहुत बड़ा अदृश्य स्पीकर उनके चेहरे के पास बज रहा हो।
ये अनुभव सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है ना, फसलों पर भी तो कुछ अजीब असर दिखते हैं। हाँ बिल्कुल। एक किसान ने बताया कि उसने गेहूं के पौधों को जमीन से 30 सेंटीमीटर ऊपर ऐसे लेटे हुए देखा, जैसे उन्हें भाप दी गई हो। कोई भी पौधा टूटा नहीं था, बस मुड़ा हुआ था। और चार्ल्स मैलेट की एक खोज तो और भी हैरान करने वाली है। हाँ, उनका कहना है कि असली सर्कल्स में पके हुए गेहूं के पौधे जो सूख कर कठोर हो चुके होते हैं, वे रहस्यमयी ढंग से फिर से सीधे हो जाते हैं। जैसे किसी सूखी मुरझाई हुई चीज में दोबारा जान आ गई हो। ये लकड़ी के तख्ते से तो नामुमकिन है। बिल्कुल नामुमकिन। लोगों के शरीर पर भी तो कुछ असर देखे गए थे। हाँ, कुछ लोगों ने जब सर्कल के अंदर जमीन पर हाथ रखा तो उनकी त्वचा पर सफेद धब्बे बन गए, जो हाथ उठाते ही गायब हो गए। ये खून के माइक्रो सर्कुलेशन पर एक सीधा और तात्कालिक प्रभाव दिखाता है। तो हमारे पास रोशनी के गोले हैं, अजीब आवाजें हैं, पौधे जो टूटते नहीं बल्कि मुड़ जाते हैं, और इंसानी शरीर पर पड़ने वाले निशान। ये सब अलग अलग पहेलियां लगती हैं। देखिए, अगर आप इन सबको एक साथ रखकर देखें तो ये अलग अलग पहेलियां नहीं हैं। पौधों का भाप की तरह मुड़ना, सूखे तनों का सीधा होना और इंसानी खून पर असर, ये सब एक ही तरफ इशारा करती हैं, किसी तरह की शक्तिशाली केंद्रित माइक्रोवेव जैसी ऊर्जा। ये वो सबूत है जिसे लकड़ी के तख्ते और रस्सी से नहीं समझाया जा सकता। बिल्कुल, ये हमें धोखे वाले सिद्धांत से आगे देखने पर मजबूर करता है। अगर ये सिर्फ इंसानी कलाकारी नहीं है और इसके पीछे कोई अनजान ऊर्जा है, तो फिर सवाल उठता है कि इसका मकसद क्या है? क्या इन आकृतियों का कोई गहरा मतलब है? यहीं पर आकर ये रहस्य और गहरा हो जाता है। शोधकर्ता बताते हैं कि ये सिर्फ सुंदर डिजाइन नहीं है, इनमें एक खास तरह का गणित और प्रतीकवाद छिपा है, जिसे पवित्र ज्यामिति कहते हैं। मतलब ये आकृतियां प्रकृति में पाए जाने वाले बुनियादी नियमों पर आधारित होती हैं। हाँ, जैसे गोल्डन रेशियो, जो आपको फूलों की पंखुड़ियों से लेकर इंसानी चेहरे तक में मिलता है, या गणित का मशहूर स्थिरांक पाई। ये सिर्फ सुंदर डिजाइन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की भाषा में लिखे गए समीकरणों की तरह हैं। ब्रह्मांड की भाषा? इसी सिलसिले में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, संदेश और संवाद के बीच के फर्क के बारे में। हाँ, ये फर्क बहुत खूबसूरती से इस पूरी बहस को एक नया नजरिया देता है। संदेश होता है जब आप घर फोन करके अपनी पत्नी को ओवन बंद करने के लिए कहते हैं। ये सीधा और स्पष्ट होता है। और संवाद होता है जब आप घर जाकर उसके बालों को सहलाते हैं। इसमें कोई सीधा संदेश नहीं है, लेकिन ये भावनाएं और जुड़ाव पैदा करता है। बिल्कुल। हो सकता है कि क्रॉप सर्कल्स कोई सीधा संदेश न हो, जैसे हम यहाँ हैं। हो सकता है कि ये एक संवाद हो। ये एक बहुत ही दिलचस्प सोच है। एक ऐसा संवाद जो हमें अपने रोजमर्रा के नजरिए से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है, शारीरिक रूप से भी, क्योंकि इन्हें हवा से ही ठीक से देखा जा सकता है, और मानसिक रूप से भी, अपनी चेतना का विस्तार करने और बड़े सवालों के बारे में सोचने के लिए। सही कहा। यह हमें मजबूर करता है कि हम अपनी बनाई हुई सीमाओं से बाहर निकलकर सोचें। तो आज की हमारी बातचीत का सार ये है, हमने क्रॉप सर्कल्स की हैरान कर देने वाली सुंदरता को देखा, जमीन पर किसानों के दर्द और आसमान में शोधकर्ताओं के जुनून के बीच के टकराव को समझा। हमने धोखे के मजबूत सबूतों को परखा, लेकिन साथ ही उन 10% रहस्यमयी घटनाओं पर भी गौर किया जिनका कोई सीधा जवाब नहीं है। हाँ, वो अजीब रोशनियां, वो अनसुनी आवाजें और पौधों और इंसानों पर होने वाले वो शारीरिक प्रभाव जो किसी अनजान ऊर्जा की ओर इशारा करते हैं। और मूल रहस्य अपनी जगह कायम है। भले ही 90% सर्कल्स इंसानों की कलाकारी हों, लेकिन वो बचे हुए कुछ प्रतिशत आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और आध्यात्मिक खोजियों को अपनी ओर खींच रहे हैं। ये हमें हमारी समझ और विज्ञान की सीमाओं का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। शायद यही इनका सबसे बड़ा मकसद है। और जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। एक किसान ने बताया था कि क्रॉप सर्कल के निशान को मिट्टी से पूरी तरह गायब होने में 10 साल तक लग सकते हैं, जो एक बहुत शक्तिशाली और लंबे समय तक रहने वाली ऊर्जा के प्रभाव का संकेत देता है। तो आज का विचार ये है, अगर इन आकृतियों को बनाने वाली ऊर्जा 1 दशक तक मिट्टी की संरचना को बदल सकती है, तो इसका उस स्थानीय पर्यावरण या वहां बार बार आने वाले लोगों पर क्या सूक्ष्म दीर्घकालिक प्रभाव पड़ रहा होगा, जिसे हमने अभी मापना भी शुरू नहीं किया है।